वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइज़र्स क्या होते हैं, इपोच क्या होता है, लॉस फंक्शन क्या होते हैं, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग के लिए क्या चीज़ें इसेंशियल हैं, इन्हें यूज़ किस तरह किया जाता है और क्या चीज़ किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है। यूजुअली इपोच क्या होते हैं। इपोच इस तरह समझें कि एक कंप्लीट पास होता है जिसके अंदर पूरे के पूरे ट्रेनिंग डाटा सेट से हमारा मॉडल एक दफ़ा फिर जाता है। थिंक ऑफ इपोच लाइक स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम। इस तरह समझें कि ये आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक इपोच का मतलब है कि आप एक दफ़ा अपने तमाम के तमाम नोट्स को पढ़ लेते हैं। मल्टीपल इपोच का मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम अपने नोट्स को पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छा सीख सकें। टू फ्यू इपोच का मतलब है अंडर फिटिंग, कि आपने इतना पढ़ा ही नहीं। टू मैनी इपोचेस का मतलब है ओवर फिटिंग, यानी कि आपने इतना ज़्यादा याद कर लिया है लेकिन आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा सकते। इसलिए ज़्यादा ही पोच होना ओवर फिटिंग में, कम ही पोच होना अंडर फिटिंग का रीज़न बनती है। मल्टीपल ही पोच का मतलब है आपने मल्टीपल टाइम किसी भी मॉडल को ट्रेन किया है किसी भी डेटाबेस पे। ओके, मॉडल डॉट फिट, और इसके अंदर हमारे पास एक्स ट्रेन आएगा और वाई ट्रेन आ जाएगा और ये इपोचेस डिसाइड करेंगे कि हमने डाटा को कितनी मरतबा मॉडल में फीड करना है। अब यहाँ पे 100 इपोचेस है, इसका मतलब है कि डाटा 100 टाइम्स रीड किया जाएगा। मॉडल ने 100 टाइम रीड करना है। बैच साइज 32, यानी कि कितने सैंपल एक टाइम पे मॉडल प्रोसेस करेगा। प्रोसेस 32 सैंपल एट वंस, यानी बैच साइज 32 का मतलब है कि 32 सैंपल एक टाइम पे प्रोसेस करेगा। यानी इस तरह समझें कि आप 32 लाइनें एक टाइम पे पढ़ रहे हैं। वैलिडेशन स्प्लिट का मतलब है कि कितना डाटा हम वैलिडेशन के लिए रखेंगे। 0.2 यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है उसमें से 20% डाटा हम वैलिडेशन के लिए संभाल के रख लेंगे। बैच वर्सेस इपोच। बैच क्या होता है, इपोच क्या होता है। बैच एक स्मॉल ग्रुप होता है सैंपल्स का जिन्हें इकट्ठे प्रोसेस किया जाता है। इपोच ऑल बैचेस होते हैं, यानी कि तमाम का तमाम डाटा प्रोसेस वंस, एक दफ़ा प्रोसेस किया जाए तो वो एक इपोच कहलाएगा। ओके बॉस। ऑप्टिमाइज़र्स क्या होते हैं। ऑप्टिमाइज़र डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से मॉडल अपनी मिस्टेक से सीखेगा, किस तरीके से किस मिस्टेक से सीखेगा। ये क्या करते हैं, वेट्स को एडजस्ट करते हैं, लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ टेक्निक आती हैं। एक है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, सिंपल और रिलायबल है। एडम है एडाप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन, मोस्ट पॉपुलर है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, आज याद करने में भी आसान है ब्रो। और RMS प्रॉप, यानी कि रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन, ये RNN के लिए इस्तेमाल होता है यूजुअली। आडाग्राड, और ये एडाप्टिव ग्रेडियंट है, ये यूज़ होता है स्पार्स डाटा के लिए, यानी कम डाटा हो जहाँ पे। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, ये इस तरह समझें कि जिस तरह आप एक डाउनहिल मूवमेंट कर रहे हैं और आप स्टेप लेते हैं और आपने उस डायरेक्शन में स्टेप लेना है जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट डाउनहिल हो रही है, ठीक है। तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी ऐसे ही काम करता है, जिसके अंदर हमारे पास एक लर्निंग रेट आ जाता है जो ये बताता है कि कितना बड़ा स्टेप मॉडल लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। अब इसको किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे ऑप्टिमाइज़र के नाम का। टेंसर फ्लो डॉट केरास में से डॉट ऑप्टिमाइज़र्स, फिर डॉट SGD यानी स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर हम देंगे लर्निंग रेट 0.01, यानी कि इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। 0.001 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लर्निंग रेट होगा उतने बड़े बड़े मॉडल स्टेप लेगा अपनी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी कि हो सकता है वो कि बेटर चांस मिस कर दे। और स्मॉल स्टेप्स लेगा जितना छोटा लर्निंग रेट होगा, यानी कि हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम ले, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो एट द एंड बेस्ट रिजल्ट्स आपको देगा। मोमेंटम, ये अवॉइड करता है गेटिंग स्टक को, यानी कि अगर किसी जगह के ऊपर आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट किसी एक ऐसे एरिया पे स्टक हो जाता है जहाँ पे हमारे पास एक हायर लो बन रहा होता है, तो उस एरिया को अवॉइड करने के लिए मोमेंटम यूज़ होता है। ओके, ये इस तरह समझें कि एक डाउनहिल मूवमेंट है, आपके पास दो हिल्स है, एक जो है उसके दो हिल्स के दरमियान में एक जगह है, ये थोड़ी सी नीचे है लेकिन इसके लेफ़्ट साइड पे भी हिल है, राइट साइड पे भी हिल है। सिमिलरली एक और है, वो दो हिल्स के दरमियान में वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट बन रहा है। आपने उस लोवेस्ट पॉइंट पे अपने ग्रेडियंट डिसेंट को लेके जाना है, तो उस पॉइंट पे लेके जाने के लिए आप मोमेंटम का यूज़ करेंगे ताकि ये जो ऊपर वाला लोअर लो है इसके अंदर स्टक ना हो जाए आपका ऑप्टिमाइज़र। एडम, एडाप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन, ये कैसे काम करता है।
ये इस तरह समझे कि एक स्मार्ट वर्कर है, इसे याद रहता है कि इसने पहले क्या स्टेप्स लिए थे और उस अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ठीक है। एडाप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन, स्मार्ट वर्कर है, अपनी स्पीड को खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, अपने माजी के अंदर जिस रास्ते से एक दफ़ा गुजर गया उस रास्ते को याद रखेगा। ओके, इसको किस तरह इंपोर्ट करना है, सिंपल वही तरीका है, टेंसरफ्लो डॉट केरास, केरास डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट एडम। ओके, और उसके अंदर फिर वही लर्निंग रेट आएगा, यूजली स्मॉलर देन ग्रेडियंट स्टैंडर्ड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से छोटा होगा, और इसके अंदर हमारे पास मोमेंटम पैरामीटर्स होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 0.9 यूजली, और बीटा 2 जो है ये वेरिएंस पैरामीटर है 0.999। ओके, RMS प्रॉम्प्ट ये एडजस्ट करता है लर्निंग रेट को हर एक पैरामीटर के लिए इंडिविजुअली, यानी कि सारे के सारे पैरामीटर कितने अच्छे तरीके से इंडिविजुअली ट्रेन होंगे, ये RMS प्रॉप की जिम्मेदारी है। ओके, इसको भी किस तरह इंपोर्ट करना है, TF टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट RMS प्रॉप, और इसके अंदर वही लर्निंग रेट आएगा, यूजुअली ये सेम रखा जाता है जो एडम का एडाप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन का 0.001, और RHO जो है हमारे पास डीके रेट कहलाता है, यानी कि कितना ज़्यादा जो है नॉलेज हमारे एक पैरामीटर ने रखने अपने अंदर। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ 0.9 है। व्हेन टू यूज़ विच, किस मौके पर क्या यूज़ करना चाहिए, एडम कहाँ यूज़ करेंगे। एडम एक डिफ़ॉल्ट चॉइस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये अच्छा काम करता है, इसे ऐसे समझें कि ये ऑलराउंडर ब्रो है। स्टैंडर्ड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट SGD, व्हेन यू वांट टू मोर कंट्रोल, जब आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए हो। बेटर फाइनल परफॉर्मेंस के लिए हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। RMS प्रॉप कहाँ यूज़ होता है, गुड फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। एडाग्रेड किस जगह यूज़ होगा, एडाग्रेड यूज़ होगा स्पार्स डाटा के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। ओके, लॉस फंक्शन या मेजरिंग मिस्टेक, अब लॉस फंक्शन की भी हमने बात करनी है, ये ऑप्टिमाइजर हो गया है। लॉस फंक्शन का मतलब है कि कितनी ज़्यादा गलतियाँ आपका मॉडल करता है किसी प्रेडिक्शन में। डिफरेंट प्रॉब्लम नीड डिफरेंट लॉस फंक्शन। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है हमारे पास, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल सिर्फ बाइनरी क्लासेस होंगी, मल्टीपल क्लासेस नहीं होंगी। ओके, लाइक हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल से मॉडल को कंपाइल करना स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम लॉस देंगे। लॉस हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा जब भी हमने बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन को देखना होगा। ऑप्टिमाइज़र हम एडम यूज़ करेंगे, एडम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिसेस हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी यूज़ होगा, मैट्रिस अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास एक दो से ज़्यादा क्लासेस हों, जिस तरह के कैट, डॉग, बर्ड, एरोप्लेन, इंसेक्ट, सारों को अगर हमने करना है तो हम इसके लिए लॉस के अंदर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लेंगे। ओके, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ये उस जगह यूज़ होगा जहाँ पे हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो इंटीजर है वो हमारा लेबल के तौर पे यूज़ हो रहा है। ओके, लाइक हमारे पास लेबल हैं 0, 1, 2, 1 हॉट इनकोडिंग की जगह पे। 1 हॉट इनकोडिंग में क्या होता है कि एक अरे बन जाती है और उसके अंदर एक ही यूनिट जो है, एक ही कहा जाए इंडेक्स जो है वो 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, और वो इंडेक्स उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, सिमिलरली हमारे पास मीन स्क्वायर एरर है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता है। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन के लिए हम मीन स्क्वायर एरर का यूज़ करेंगे। सिमिलरली मीन एब्सोल्यूट एरर जो है में ये इस्तेमाल होता है रिग्रेशन में जहाँ आउटलायर बहुत ज़्यादा हो। इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास डाटा आउटलायर बहुत ज़्यादा हो और डाटा को हम लेस सेंसिटिव बनाना चाहें आउटलायर से, तब ह्यूबर लॉस एक रोबस्ट रिग्रेशन एल्गोरिदम एक लॉस है। इसको इस तरह समझें कि हम इसे उस जगह पे इस्तेमाल करने होता है जहाँ पे हमें MSE और MAE दोनों के बेनिफिट कंबाइन चाहिए होते हैं। ओके, मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर को। लर्निंग रेट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है। लर्निंग रेट कंट्रोल करता है कितने बड़े स्टेप आपका ऑप्टिमाइज़र लेगा जब भी वो लर्निंग कर रहा होगा। ओके, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी तो आपका मॉडल एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा छलांग लगा लेगा, इसकी वजह से जो है वो सही तरह सीख नहीं पाएगा। अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा कम होगी तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल सही से सीख नहीं पाएगा। हाई लर्निंग रेट में, वेरी हाई लर्निंग रेट में, लो लर्निंग रेट में आपका मॉडल सही नहीं सीखता।
लर्निंग रेट ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा आपके मॉडल को थकाए भी ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना करे और उसे बेस्ट ट्रेनिंग भी दे दे, ओवर फिटिंग भी ना करने दे, अंडर फिटिंग भी ना करने दे। टू हाई, मॉडल जंप्स अराउंड, नेवर सेटल्स, उड़ जाएगा भाई, मतलब वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। जस्ट राइट, यानी इस तरह समझे कि 0.001 है या 0.01 है, स्मूथ लैंडिंग होगी, गुड कन्वर्जेंस होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो वो स्टक हो जाएगा किसी एक जगह पे और ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। ओके, तो कॉमन ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन क्या है? लॉस नॉट डिक्रीजिंग, अगर लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा तो आपने लर्निंग रेट को कम करना है या फिर किसी डिफरेंट ऑप्टिमाइज़र को इस्तेमाल करना है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसमें ओवर फिटिंग बहुत ज़्यादा है तो आपने ड्रॉप आउट कर देना है, रिड्यूस करना है हिपोथेसिस को और ज़्यादा डाटा को थोड़ा सा कम कर देना है या फिर और डाटा अंदर इंक्लूड कर देना है। अंडर फिटिंग के अंदर आप हिपोथेसिस को ज़्यादा करेंगे, लर्निंग रेट को बढ़ा देंगे और बड़े मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर आपके पास एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स जैसी सिचुएशन आती हैं कि जब एक ग्रेडियंट बिल्कुल ही बेकार परफॉर्म करता है तो आप उसके लिए ग्रेडियंट क्लिपिंग या फिर लोअर लर्निंग रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ऑप्टिमाइज़र फॉर डिफरेंट टास्क, आप ऐसा ऑप्टिमाइज़र भी बना सकते हैं जो कि मुख्तलिफ टास्क के लिए मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करता है। कंप्यूटर विजन का अगर आपने करना है कोई भी काम तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे एडम 0.001 लर्निंग रेट के साथ। अगर आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर करना है तो आप एडम डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे 0.0001 के साथ और इसके अंदर आप डीके यूज़ करेंगे, वेट डीके आपने लाजमी यूज़ करना है 0.01 के लिए। और टाइम सीरीज़ अगर आप डाटा पे काम कर रहे हैं तो आपने उसके लिए RMS प्रॉप का इस्तेमाल करना है 0.001 के साथ लर्निंग रेट के साथ। और फाइन ट्यूनिंग अगर आप करें किसी प्री ट्रेन मॉडल की तो उसके लिए भी आप ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे एडम का और इसके अंदर आप 0.000 यानी कि 4 दफ़ा 0 1 वेरी स्मॉल लर्निंग रेट के साथ, ऐसे ही है, या फिर इससे भी छोटा कर सकते हैं अगर आपके पास बेटर GPU है। क्विक रेफरेंस अगर मैं चीट शीट दूं तो अगर आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन 2 क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लॉस यूज़ करेंगे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं 3+ क्लासेस के लिए 1 हॉट लेबल्स अगर आपके पास है पड़ा तो आप क्या करेंगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ करेंगे लॉस के अंदर। अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 3+ क्लासेस के लिए और आपके पास इंटीजर लेबल्स हैं यानी कि 0 1 2 तो आप उसके लिए लॉस स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप MSE या फिर MAE यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्टिमाइज़र अगर देखा जाए डिफ़ॉल्ट चॉइस जो कि 90% ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है वो एडम है। आप इसको 0.001 लर्निंग रेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने फाइन ट्यूनिंग करनी है और एडम आपका फेल हो जाता है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट 0.01 लर्निंग रेट के साथ और मोमेंटम आप 0.9 देंगे इसे। और RNN अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई मेमोरी लिमिटेड टास्क है तो आप उसके लिए ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे RMS प्रॉप 0.001 के साथ। ओके, ट्रेनिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एडम ऑप्टिमाइज़र से स्टार्ट करो, लर्निंग रेट वही रखो 0.001, फिर अर्ली स्टॉपिंग करो, प्रिवेंट करो ओवरफिटिंग को, ठीक है, मॉनिटर करो बोथ ट्रेनिंग या वैलिडेशन लॉस को, ट्राई करो लर्निंग रेट शेड्यूलिंग को यानी कि बेटर कन्वर्जेंस के लिए आप लर्निंग रेट को शेड्यूल करते रहें, चेंज करते रहें, स्केड्यूल करते रहें। एक्सपेरिमेंट विद बैच साइजेस, डिफरेंट बैच साइजेस दें, 32 दें, 64 दें, 128 दें, ताकि उसे एक टाइम में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा मिलेगा तो उससे वो बेटर ट्रेन हो सकेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया।